नमस्कार। आज के हम इस सेशन में शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने बात की थी शिक्षा के क्षेत्र के बारे में, स्कोप ऑफ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे इसके उद्देश्य के बारे में। देखिए, जो बीएड की परीक्षाएं दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, क्योंकि परीक्षाओं में सीधे ये आ जाते हैं, चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में या लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में। तो प्रश्न का जो तरीका है पूछने का वो इस तरीके से है कि वर्तमान समय में शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य क्या हैं, विवेचना कीजिए। शिक्षा के विभिन्न मान्य उद्देश्य क्या हैं, उनमें से आप किनको सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं और क्यों, वर्णन करें। शिक्षा के व्यक्तिक तथा समाज संबंधी उद्देश्य के बारे में व्याख्या कीजिए। व्यक्तिक मतलब व्यक्तिगत, समाज संबंधी व्यक्ति से आधारित और समाज से आधारित जो भी समस्याएं हैं जिनका समाधान शिक्षा से निकाला जाता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है जिससे कि व्यक्ति और समाज का विकास हो सके। या फिर इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि आधुनिक समय में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। सामान्यतः हमें शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं इसको समझना है, पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता के पहले जो हमारा जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका जो आधार था वो उपनिवेशवाद के आधार पर था, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशरों का शासन था और वो अपने हिसाब से यहाँ पर कानून व्यवस्था लागू करते थे, अपना शिक्षा नीति लागू करते थे। तो जो यहाँ की संस्कृति थी, यहाँ का जो आर्थिक स्थिति थी, वो हाशिए पर चली गई थी। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो प्रजातंत्र स्थापित हुआ यहाँ पर। अब प्रजातंत्र के अनुसार हमें नागरिक तैयार करने थे, तो उसी प्रकार से हमारी शिक्षा भी होगी, हमारी शिक्षा के उद्देश्य होंगे। तो ये सारी बातें हम आज देखने वाले हैं कि भारतीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है। देखिए, भारतीय जो शिक्षा है उसका जो उद्देश्य है वो दो प्रकार से है। एक तो व्यक्ति संबंधी, एक पर्सनल, व्यक्ति के हित के हिसाब से होगा, और एक समाज के हित के हिसाब से होगा उद्देश्य। तो सर्वप्रथम हम जो है व्यक्ति संबंधी उद्देश्य देखेंगे जो कि शिक्षा का उद्देश्य है। तो शारीरिक विकास। जो शिक्षा है, भारतीय शिक्षा कहती है कि मनुष्यों का शारीरिक विकास होना चाहिए, भारत के नागरिकों का शारीरिक विकास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपका स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो आप अपने कोई भी उत्तरदायित्व ठीक से नहीं कर पाएंगे, आप अपने कोई कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए शरीर का स्वस्थ होना, शरीर का विकास करना शिक्षा का परम आवश्यक उद्देश्य है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। बगैर स्वस्थ शरीर के आप कोई भी कार्य ठीक ढंग से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर दूसरा है मानसिक विकास। जब आपका स्वस्थ शरीर होगा तो आपका मन भी अच्छा होगा। आपके स्वस्थ शरीर में ही अच्छा और स्वस्थ मन और हृदय ये होंगे। जब तक मन अच्छा नहीं होगा, मानसिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं होगी, बौद्धिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं होगी, तो आप चिंतन नहीं अच्छा कर पाएंगे, आप मनन अच्छा नहीं कर पाएंगे, आप सोच अच्छा नहीं कर पाएंगे, आप किसी चीज की खोज भी नहीं कर पाएंगे, आप वैज्ञानिक नहीं बन सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते। आप अगर मानसिक दिवालियापन है आपके अंदर, तो आपको कौन डॉक्टर बनाएगा, कौन इंजीनियर बनाएगा, कौन वैज्ञानिक बनाएगा। तो मानसिक विकास जरूरी है, शारीरिक विकास भी जरूरी है और मानसिक विकास भी जरूरी है, तभी तो आप अच्छा सोच पाएंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तभी तो आपका होगा। फिर इसके बाद चारित्रिक विकास। शिक्षा क्या कहती है कि हमारे जो नागरिक हैं उनका चारित्रिक विकास भी होना चाहिए। भारतीय शिक्षा के आधार पर मैं बता रहा हूँ, भारतीय शिक्षा अच्छे नागरिक तैयार करना चाहता है, क्योंकि लोकतंत्र है और अच्छे नागरिक नहीं होंगे, भ्रष्ट नागरिक होंगे तो लोकतंत्र तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो चारित्रिक विकास होना जरूरी है।
चारित्रिक विकास मतलब चरित्रवान हो, अपना उत्तरदायित्व समझते हो, सहयोग की भावना हो उनके अंदर, भ्रष्टाचार ना हो, और देश के हित में सोचने वाले हों, समाज के हित में सोचने वाले हों। तो जब चारित्रिक विकास होगा उनका, तो वो ना भ्रष्टाचारी होंगे, ना धूर्त होंगे, और सत्य और असत्य में वो फर्क करना जानते होंगे। तो एक ऐसा नागरिक जिसको सत्य असत्य का भान हो, न्याय का भान हो, देश का कैसे विकास करना है, देश का हित किसमें है, भ्रष्टाचारी कौन हो सकता है, भ्रष्टाचारियों के लिए क्या सजा होनी चाहिए, और भ्रष्टाचारी होने से देश को कितना नुकसान है, ये सारी चीजें जब व्यक्ति तभी जानेगा जब उसका चारित्रिक विकास होगा। कर्तव्यों को, दायित्वों को जानेगा, अपने अधिकारों को समझेगा। तो ये सारी चीजें हम चारित्रिक विकास करके हम पूरा कर सकते हैं। अब हम जो है चौथा देखेंगे, व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास मतलब आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसका इंग्लिश रूपांतरण देखें तो आप जो कार्य करेंगे, आपकी जो क्रियाएं होंगी, जो प्रतिक्रियाएं होंगी, उसी से आपका जो है व्यक्तित्व बनता है, और लोग उसी को जानते हैं, उसी को समझते हैं। आपकी क्रियाओं से ही आपका व्यक्तित्व निर्धारित होता है। तो आपकी क्रियाएं ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपको लोग अच्छा व्यक्तित्व वाला समझें। यदि आपका व्यक्तित्व चोरी चमारी करने वाला है, भ्रष्टाचारी का है, गुंडों का है, अपराधियों का है, तो व्यक्ति क्या कहेगा? आपको अपराधी कहेगा, गुंडा कहेगा, चोर कहेगा, भ्रष्टाचारी कहेगा। तो इसलिए शिक्षा क्या करती है? एक बालक को शुरू से ही एक अच्छा नागरिक बनाने का कार्य करती है। उसके अंदर एक अच्छा व्यक्तित्व का विकास करने का कार्य करती है। अब आप चोर बनने से अच्छा है कि आप संगीतज्ञ बन जाएं, आप एक क्रिकेटर बन जाएं, आप एक साहित्यकार बन जाएं, आप कला से संबंधित किसी क्षेत्र में हो, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो व्यक्ति की क्रियाओं को उसके विकास में कैसे लगाना है, कैसे उसको परिवर्तित करना है, ये शिक्षा करती है। एक शिक्षित व्यक्ति जो है अपना विकास, अपना हित समझता है, और वो अपने हिसाब से अपना व्यक्तित्व भी विकसित कर ले जाता है। तो शिक्षा जो है वो हमारा व्यक्तित्व निर्धारित करती है, क्योंकि हमारे जो क्रियाएं होंगी वही लोग देखते हैं। जो हमारी क्रियाएं होंगी वही लोग देखेंगे, और उसी प्रकार से हमारा व्यक्तित्व भी बन जाएगा। अब पांचवा है सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास मतलब संस्कृति की ओर बता रहे हैं। ये शिक्षा जो है वो किसी देश क्षेत्र की जो संस्कृति परंपराएं हैं उसके विकास में सहयोग देती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ये संस्कृति जाए, इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा द्वारा संस्कृति के बारे में बालकों को बताया जाए। ऐसा भाव पैदा किया जाए कि वो उससे प्रेम करने लगे, ना कि घृणा करने लगे। यदि घृणा करेंगे तो संस्कृति का लोप हो जाएगा, वो अगली पीढ़ी तक नहीं जा पाएगा, अगली पीढ़ी के भी बालक जो है उससे घृणा करेंगे। तो इसलिए संस्कृति के विकास के लिए जरूरी है कि शिक्षा ऐसी दी जाए कि जो पीढ़ी है, जो वर्तमान की पीढ़ी है, वो संस्कृति परंपराओं से घृणा न करे, उससे प्रेम करे और उसको संरक्षण दे, साथ ही साथ उसका विकास करने का प्रयास करे। तो शिक्षा जरूरी है सांस्कृतिक विकास के लिए। आध्यात्मिक विकास, व्यक्ति जो है वो सांसारिक मोह माया से दूर हो जाए, क्योंकि इसी में वो फंसा रहता है। यदि दूर हो जाएगा तो वो अच्छा कार्य कर सकता है, देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए। यदि उसका कुछ खो जा रहा है, कोई उसका जो है सगा संबंधी
उसको छोड़ के चला गया, या उसके धन दौलत का नाश हो गया, कुछ भी हो गया, तो ऐसे में वो व्यक्ति दिवालियापन में ना चला जाए। तो शिक्षा अगर उसको मिली रहेगी तो वो समझता रहेगा कि कल को ये धन दौलत फिर से आ जाएगा मेरे पास, लेकिन जो ये समय है ये नहीं आ सकता। इसका सदुपयोग करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि पुनः जो है ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएं, उपलब्ध हो जाएं, और साथ ही साथ देश का कल्याण हो, इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और भारतीय संस्कृति में तो मोक्ष को बड़ा ही महत्व दिया गया है। तो ये जिनको मोक्ष की प्राप्ति करनी है उनके लिए तो अध्यात्म की शिक्षा, उसका विकास बहुत ही जरूरी है। बहुत लोग जो है अपना जो है मोक्ष के लिए करेंगे, बहुत लोग जो है देश के विकास के लिए इस आध्यात्मिक शिक्षा को, इस आध्यात्मिक विकास को प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे सदगुरु जी को ले लीजिए, उनको भी अध्यात्म का ज्ञान है, लेकिन वो जन कल्याण में लगे हुए हैं। वो कैलाश पर्वत पे जाकर बैठे नहीं हुए हैं, वो जन कल्याण में लगे हुए हैं। इसी प्रकार से आपके योग गुरु रामदेव जी हैं, वो भी जन कल्याण में लगे हुए हैं। सुबह 4 बजे अपना जो है योगा शिविर लगाते हैं, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को जो है फायदा पहुंचा रहे हैं। तो आध्यात्मिक विकास होना चाहिए शिक्षा के द्वारा। धन दौलत ही सब कुछ नहीं होता है, इसको आप ध्यान में रखिए। तो इसकी शिक्षा अगर हो जाएगी आपके पास तो आपका आध्यात्मिक विकास हो जाता है। फिर 7वां है व्यावसायिक कुशलता की उन्नति। आप एक मैकेनिक बनना चाहते हैं, आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए भी एक अलग से ही पढ़ाई करवाई जाती है। शिक्षा जो है अध्ययन में जो है ऐसी शिक्षाएं दी जाती हैं जिससे कि आप पारंगत हो सके व्यवसायिक कार्यों में, जिससे कि एक अच्छा एक अच्छा एक अच्छा वैज्ञानिक तैयार हो सके, एक अच्छा बिजनेसमैन तैयार हो सके, एक अच्छा डॉक्टर तैयार हो सके। ये तैयार यदि होंगे तो किसका लाभ होगा? ये सरकार का तो लाभ होगा ही, स्वयं का लाभ होगा, देश का लाभ होगा, समाज का लाभ होगा। क्योंकि अच्छा डॉक्टर रहेगा तो समाज के लिए ही कार्य करेगा, वैज्ञानिक होगा, अच्छे अच्छे अनुसंधान करेगा, खोज करेगा। तो व्यावसायिक कुशलता की उन्नति बहुत ही जरूरी है और इसके लिए शिक्षा जो है प्रयासरत है। जो है उसका उद्देश्य जो है यही प्रयास है कि व्यावसायिक उन्नति हो और उसमें बालक जो है व्यवसाय से जुड़े, अपना जीविकोपार्जन तो कर भी करें, साथ ही साथ देश की उन्नति भी करें, स्वयं का भी विकास करें, समाज का विकास करें। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। अब यहाँ पर जो है शिक्षा क्या कह रही है कि हमारा जो उद्देश्य है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बालकों में तैयार करना चाहिए। तो शुरू से ही लग जाते हैं, शुरू से ही शिक्षा ऐसी दी जाती है, ऐसा गुण जो है तैयार कर देती है बालकों में कि उनको जो है तर्क करना आ जाता है। यदि आप तर्क करना जान गए, चिंतन मनन करना जान गए, सोचना जान गए, विचार करना जान गए, प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास कर रहे हैं और सत्य का जो है हर जगह पर जो है आप परख रहे हैं सत्य को, तो आपका जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक हो जाएगा। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण होने से ही देश का और स्वयं का जो है स्थायी विकास हो सकता है। यदि आप कपोल कल्पित बातों में अंधविश्वास पे रहेंगे तो देश का तो बंटाधार ही हो जाएगा। तो इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना जरूरी है और बालकों का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसका विकास कौन करता है? शिक्षा करता है। चिंतन मनन तर्कशील सब बनाता है कौन? शिक्षा। और स्वामी विवेकानंद के शब्दों में नीचे दिया हुआ देखिए लिखा है कि हमारे लिए पश्चिमी विज्ञान का अध्ययन आवश्यक है, हमें तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे हमारे देश के उद्योगों का विकास होगा। तो भाई आप अगर जो हमारा बालक है, जो हमारा भविष्य का नागरिक होगा, एक अच्छा नागरिक होगा, यदि उसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण दे दें तो वो अच्छे अच्छे खोज करेगा, उद्योग लगाएगा, तो देश का ही विकास होगा, रोजगार यहाँ पे उत्पन्न होंगे, हम टेक्नोलॉजी में आगे जा सकते हैं।
कहने का मतलब है कि यदि आप किसी का मूल्यांकन भी करेंगे ना, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपके अंदर होना चाहिए। आपको जो है मूल्यांकन करने में भी दिक्कत आ जाएगी जब आपके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होगा। केवल दिल से काम नहीं चलता, ये वास्तविक जीवन की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर आध्यात्मिक और आदर्शवाद की बात नहीं की जा सकती। यहाँ पर वास्तविक बात कर सकते हैं, भौतिक बात कर सकते हैं। उपयोगिता क्या है, किस चीज़ की उपयोगिता है, कौन सी चीज़ें जो है तर्क पर आधारित हैं, ये जरूरी है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास जो है शिक्षा करती है। फिर इसके बाद अवकाश का उचित उपयोग। अवकाश का उचित उपयोग कैसे शिक्षा करती है? देखिए, जब बालक छोटी कक्षाओं में रहता है ना, तो उसको ऐसी शिक्षा दी जाती है और कुछ कार्य दिए जाते हैं, होमवर्क दिए जाते हैं कि हाँ आपकी छुट्टी है, एक दिन की छुट्टी है या गर्मियों की छुट्टी है, तो आपको ये असाइनमेंट दे दिया गया है, आप इसको कंप्लीट करिए। तो एक गुण विकसित करने का प्रयास किया जाता है शिक्षा के द्वारा कि अवकाश में आप खाली मत बैठिए, उसको बर्बाद मत करिए, क्योंकि जो समय है बड़ा कीमती है। जिस दिन आप मृत्यु शैया पर होंगे, उस दिन करोड़ों का धन आप इकट्ठा करके बैठे होंगे, तो एक पल भी आप नहीं खरीद सकते, एक क्षण भी नहीं खरीद सकते जीवन के। तो इसलिए आपको चाहिए कि अवकाश, छुट्टी, रिक्त समय, आराम करने के लिए जो भी समय आपको मिला हुआ है, उसको आप प्रयोग करिए किसी की मदद करने के लिए, किसी किसी को मदद करने के लिए, या अपना जो है स्वाध्याय करने के लिए समय बर्बाद ना करिए। चाहे आप साहित्य पढ़ सकते हैं, चाहे आप साक्षात्कार लेकर जो है तत्कालीन स्थिति परिस्थिति, सरकार की स्थिति, सरकार के नियम कानूनों के बारे में जान सकते हैं, लोगों से सरकार की नीतियों के बारे में आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, आप उनसे राय ले सकते हैं। आप पर्यटन कर सकते हैं, पर्यटन के माध्यम से सीख सकते हैं। आप म्यूजियम जाइए, आप जो है नदी के किनारे जाइए, वहाँ की लहरों को देखिए, वहाँ के जीव जंतुओं को देखिए। आप ऐतिहासिक स्थलों पे जा सकते हैं। आपका मनोरंजन भी हो रहा है और अवकाश का दिन भी व्यतीत हो रहा है अच्छे से, साथ ही साथ आप कुछ ज्ञान अर्जन भी कर रहे हैं। तो आप सेवा कर सकते हैं, आप ऐतिहासिक स्थलों में जाकर घूम सकते हैं, या किसी समुद्र के किनारे जाकर घूमिए, टहलिए, वहाँ पर जो है वहाँ के रेतीली भूमि को जो है समझिए, लहरों को देखिए। कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिससे कि आपका जो समय है, जो अवकाश है, वो सदुपयोग में बदल जाए, जो कि शिक्षा आपको शुरू से सिखाती है। बाल काल से ही सिखाना शुरू कर दिया जाता है शिक्षकों के द्वारा। आपको कुछ ना कुछ आपको कार्य दिया जाता है कि आप ये प्रैक्टिकल करके लाएंगे, आप ये असाइनमेंट पूरा करके लेकर आएंगे, आप अपने घर पे फला फला व्यक्तियों से ये सारी चीज़ें पूछ कर आएंगे कि सब्जियों के क्या नाम है, ये सारी चीज़ें। तो बच्चों को शिक्षा जो है शुरू से ही ऐसा बना देती है, ऐसा गुण उनके अंदर विकसित कर देती है कि वो अवकाश का उचित उपयोग करना सीख जाते हैं। फिर 10वां है शिक्षा का जो उद्देश्य है, वो जीवन यापन कला में दीक्षा। जीवन यापन में कला की दीक्षा मतलब कि जीवन जीने का तरीका क्या है, ये सिखा देता है शिक्षा। यदि आप शिक्षित व्यक्ति नहीं हैं, आप जंगलों में रह रहे हैं, या आप आदि मानवों के समय में रह रहे हैं, तो आप सोचिए कि आपका जीवन क्या होगा। आपका जीवन एक जानवरों से कम नहीं होगा, एक पशु से कम नहीं है आपका जीवन, यदि आप शिक्षित नहीं हैं। तो शिक्षा जो है वो हमको जीवन जीने के लिए, सही तरीके से जीवन जीने के लिए, मनुष्य जीवन जीने के लिए तैयार करती है। किस तरीके से हमको सहयोग से रहना है, किस तरीके से हमको समाज में रहना है। समाज किसके लिए होता है? मनुष्यों के लिए होता है, पशुओं के लिए नहीं होता। पशु समाज में नहीं रहता है, या देवता जो है वो समाज में नहीं रहता। देवता और पशु के लिए समाज नहीं होता, मनुष्य के लिए समाज होता है। तो शिक्षा जो है वो हमको मनुष्य बनाती है, और मनुष्य का जीवन कैसे हो, ये शिक्षा सिखाती है कि जीवन इस तरीके से है, इस तरीके से जियो। तो समाज में सहयोग करके, समाज में समायोजन करके आपको जीना है, सबको सम्मान देकर जीना है,
अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना कायम करनी है, राष्ट्रीय एकता कायम करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको शिक्षा सिखाती है। जीवन यापन कैसे करना है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का जितना भी आपका जीवन चर्या है, दिनचर्या है, ये सब शिक्षा ही सिखाती है। अच्छा जीवन, पशुओं का जीवन नहीं, अच्छा जीवन, मनुष्यों का जीवन। तो इस प्रकार से आपने भारतीय शिक्षा का जो उद्देश्य है उसका व्यक्तिगत संबंधी उद्देश्य आपने देखा, व्यक्ति संबंधी उद्देश्य आपने देखा। अब हम समाज संबंधी शैक्षिक उद्देश्य देखेंगे। तो समाज संबंधी उद्देश्य ये हैं शिक्षा के कि जो समाज है इसमें शांति की भावना बनी रहे, शांति स्थापित रहे, यहाँ के जो दुर्गुण हैं उसको दूर किया जाए, यहाँ की जो बुराइयां हैं उसको दूर किया जाए, जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान किया जाए। तो इसके प्रयास में शिक्षा रहती है। उसका उद्देश्य यही है कि समाज जो है सकुशल तरीके से रहे, शांति भाव यहाँ पर स्थापित रहे। पहला पॉइंट हम देखते हैं कि समाजवादी समाज की स्थापना। समाजवादी समाज की स्थापना का मतलब है समाज में सभी को समान अधिकार देना, समान अवसर देना, समान आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। भाई समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं, वर्ग के लोग रहते हैं। तो ऐसे में चाहिए कि समाज जो है वो समाजवादी हो, समान हो, सबके लिए सारे अधिकार समान हो, अवसर समान हो, आर्थिक सुरक्षा सबके लिए समान हो, दंड और न्याय भी समान हो। तो ये कार्य शिक्षा करती है कि ये जो उद्देश्य है उसका, शिक्षा का उद्देश्य कि समाज जो है, भारतीय समाज खास करके, क्योंकि वही हम पढ़ रहे हैं, सबको जो है समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, जो हमारा समाज हो समाजवादी विचारधारा से चले। दूसरा है सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का समावेश। जो हमारे नागरिक है ना, वो सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हैं, तो उनके अंदर जो है सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। सहयोग मेन चीज है, सहयोग। सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, उसका जो मेन पॉइंट है वो समझ सकते हैं कि सहयोग की भावना। यदि आपके अंदर सहयोग नहीं है तो आप समाज में रह ही नहीं सकते। आप लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मारपीट करेंगे, या तो आप खुद मारे जाएंगे या तो दूसरों को मारेंगे, तो आप अपराधी गुंडे होंगे। तो यहाँ पर कह क्या रहे हैं कि सामाजिक उत्तरदायित्व जो है उसको आप समझें, उसकी भावना आपके अंदर हो। तो सामाजिक उद्देश्य में व्यक्तियों को सामाजिक बनाने का कार्य किया जा रहा है। समाज में ऐसे ऐसे नागरिकों को तैयार करें कि जो समाज के लिए उत्तरदायित्व वहन कर सके, ना कि समाज पर जो है बोझ बन जाए। तो बालकों को समाज सेवा में लगाना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो विद्यालय हैं वहाँ पर बालकों को सिखाना शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि जो विद्यालय होता है वो लघु समाज होता है, क्योंकि समाज के ही वर्गों में से वहाँ के बच्चे आते हैं, उसमें पढ़ते हैं, विभिन्न वर्गों के, जाति धर्म के लोग, बच्चे। तो उनमें सहयोग की भावना कैसे होती है? अब भाई लंच के समय से शुरू हो जाती है, लंच करेंगे तो साथ में बैठ के करेंगे, शेयर करेंगे एक दूसरे का भोजन, और प्रार्थना करेंगे, असेंबली में जो है एक दूसरे को जो है सहयोग करेंगे, खेल कूद करेंगे तो उसमें भी सहयोग करके जो है अपनी टीम को जिताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से जो है बच्चों में सहयोग की भावना हो जाती है, विकसित हो जाती है। तो ये गुण उनको कहाँ काम देगी? जब वो समाज में जाएंगे। और समाज का पहला नियम है सहयोग, समायोजन। यदि सहयोग और समायोजन नहीं रहेगा तो आप सामाजिक व्यक्ति नहीं बन सकते। तीसरा है नेतृत्व के गुणों का विकास करना। जो शिक्षा है वो नेतृत्व के गुणों का विकास करता है। हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, हम भारत के शिक्षा उद्देश्य देख रहे हैं, शिक्षा के उद्देश्य देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेता लोग ज्यादा पैदा हो रहे हैं, और नेताओं को तैयार करना भी शिक्षा का
बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यदि नेतृत्व करता ही नहीं होगा तो ये समाज नेतृत्व विहीन हो जाएगा। तो ऐसे में नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कौन करेगा? शिक्षा करेगा। तो ये जो है अपने बालकों को इस प्रकार से तैयार करता है, क्योंकि ये जो है भविष्य में सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों को नेतृत्व प्रदान करेंगे। तो इनको क्या क्या शिक्षा जो है देती है, क्या क्या बातें बताती है? एक तो आप न्याय करना सीख लेते हैं शिक्षा के द्वारा, साहस आप में आ जाता है, त्याग करने का जो है गुण आप में तैयार हो जाता है, अनुशासन, स्नेह, विवेक आदि गुण, ये सब जो है शिक्षा के द्वारा आपके अंदर गुण तैयार कर दिए जाते हैं एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के अंदर। यदि उसके अंदर न्याय नहीं होगा तो भाई वो किसके साथ न्याय कर सकता है? और नेतृत्व क्यों करेगा? तब तो वो अन्यायी हो गया। अगर वो न्याय ही नहीं करना जानता तो वो साहसी व्यक्ति ही केवल जो है नेतृत्व कर सकता है, क्योंकि 10 लोगों को उसको लेकर चलना है, उनकी बातों को सामने रखना है। त्याग, बगैर खाए पिए सुबह सुबह निकल जाना है, अनशन करना है, अपना समय त्याग कर रहा है ना, वो समय त्याग कर रहा है, कहीं कुछ उल्टा सीधा हो जाए उसके साथ तो ये सारी चीजें। अनुशासन, जब तक वो अनुशासन में नहीं रहेगा तब तक सफल नहीं हो सकता। अनुशासन में गांधी जी को देख लीजिए आप, वो हड़ताल पे जाते थे, आमरण अनशन पे जाते थे, तो एक अनुशासन में वो रहते थे। अनुशासन जरूरी है। स्नेह होना चाहिए, अपने जो आपके जो समर्थक हैं उनके प्रति स्नेह होना चाहिए, आप जिसके नेतृत्व करता है। विवेक होना चाहिए, आप जब तक सोचने विचारने वाले व्यक्ति, अच्छे विचार करने वाले नहीं होंगे तो आप क्या नेतृत्व करेंगे? तो ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। और लोकतंत्र है, नेता यहाँ तैयार करना है, तो नेता तैयार करने के लिए ये सारे गुण होने चाहिए। तो ये सारे गुण कौन तैयार करता है? शिक्षा तैयार करता है। अब चाहे आज के नेता भ्रष्टाचारी हों, वो बात अलग है, लेकिन शिक्षा ही नेता तैयार करता है जो हमारा नेतृत्व करता है। अब नेता केवल राजनीति में नहीं होते, नेता जो है सामाजिक स्तर पे भी होते हैं, आर्थिक स्तर पे भी होते हैं, औद्योगिक और राजनीतिक, इन सभी क्षेत्रों में नेता पाए जाते हैं। उनको लीडर कह सकते हैं आप। अब कोई कंपनी का सीईओ है तो वो भी एक प्रकार का लीडर ही है। अब सुंदर पिचाई क्या है? वो एक लीडर ही है ना। अजीम प्रेम जी क्या है? वो भी एक लीडर ही है, क्योंकि नेतृत्व कर रहे हैं, एक कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी क्या है? ये भी एक नेता है, ये भी नेतृत्व कर रहे हैं। अब एक चौथा देखिए, अब चौथा है लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास। अब यहाँ नागरिकों के बारे में बात हो रही है। ऊपर तो नेताओं की बात हो गई, अब नागरिकों की बात हो रही है। जब कोई बालक अपना उत्तरदायित्व नहीं समझेगा, अपना कर्तव्य नहीं समझेगा, अपना अधिकार नहीं समझेगा, तब वो लोकतंत्र की नींव हिला देगा। वो हिला देगा मतलब लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। जब नागरिक ही अपने अधिकार नहीं जान रहे, अपने उत्तरदायित्व नहीं जान रहे, अपने कर्तव्य नहीं जान रहे हैं, तो भला लोकतंत्र सफल कैसे होगा? एक अच्छा नागरिक वही है जो अपने कर्तव्य जाने, अपने उत्तरदायित्व जाने, और समाज के प्रति उसका क्या कर्तव्य है, देश के प्रति उसका क्या कर्तव्य है, ये सब चीज वो जानते हुए अपने अधिकारों को भी सुरक्षित करना जानता हो। तो ये सारी चीजें कौन विकसित करता है या कौन सिखाता है? शिक्षा सिखाती है। शिक्षा आप प्राप्त करेंगे तो आपको अपने अधिकार, अपने उत्तरदायित्व, अपने कर्तव्य का भान होगा। अब आपका कर्तव्य है कि आप टैक्स जमा करेंगे। यदि आपको शिक्षा नहीं प्राप्त है तो आप टैक्स नहीं भर रहे हैं। आपको शिक्षा दी गई है कि आप साफ सफाई रखेंगे, अपने देश की साफ सफाई रखेंगे, और आपको शिक्षा नहीं मिली कि हाँ ये सारी चीज़ें गड़बड़ी हो जाती है, अगर आप गंदगी रखते हैं तो देश दुनिया के लोग आएंगे, देखेंगे आपको, तो कहेंगे कि बड़ा गंदा देश है, ये सारी चीज़ें। तो आपके जो कर्तव्य हैं वो आपको सिखाता है, शिक्षा ही सिखाता है। इस समय तो मोदी जी बहुत लगे हुए हैं स्वच्छता अभियान में।
तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, शिक्षा ही दे रहे हैं ना कि हाँ हमको अच्छा नागरिक बनना है। मताधिकार का आप अच्छे से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप अच्छे से प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका जो नेता है वो बेईमान, करप्ट, भ्रष्टाचारी चुन के आ सकता है। तो मताधिकार का प्रयोग कैसे करना है और किसके लिए करना है, नेता कैसे चुनना है, ये सारी जानकारी शिक्षा से ही हमको मिलती है। नेता अच्छा है कि बुरा है, यदि यदि आपके अंदर शिक्षा, आपको शिक्षा मिली होगी, तब तो आप जो है अपना अच्छा लीडर भी चुनेंगे, आप अपने कर्तव्य भी अच्छे से निभाएंगे। तो ये सारी बातें, मतलब कि लोकतंत्र में एक अच्छा नागरिक तैयार करना है। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। 5वां है सामाजिक कुशलता का विकास। सामाजिक कुशलता का विकास। अब यहाँ कुशलता का क्या मतलब, यहाँ पर सहयोग से बात हो रही। सामाजिक कुशलता मतलब समाज में कुशल तरीके से रहना। तो कुशल तरीके से तभी रहेंगे जब आप सहयोग करके रहेंगे, समायोजन करके रहेंगे, सम्मान देंगे, आदर देंगे, सामाजिक जो रीतियां हैं उनको सम्मान देंगे, परंपराएं हैं उनको सम्मान देंगे। अब हर चीज पे आपको उंगली करने की आदत होगी तो आप समाज के लिए बुराई बन जाएंगे। ठीक है, तो शिक्षा का क्या उद्देश्य है कि समाज में कुशलता से सब लोग रहें, कुशलता का विकास हो, सामाजिक कुशलता का विकास हो। फिर इसके बाद भावात्मक एकता की प्राप्ति। भावात्मक एकता की प्राप्ति का मतलब है कि क्षेत्रवाद की भावात्मक एकता नहीं होनी चाहिए। हमारी भावात्मक एकता ऐसी होनी चाहिए जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए और स्वयं के लिए जो है हितकारी हो। अब ये ना हो कि हम अपने वर्ग के लिए जो है हम भावात्मक एकता लेकर आ रहे हैं, हम भाषा को लेकर जो है लड़ रहे हैं, हम धर्म को लेकर लड़ रहे हैं। ऐसी भावात्मक एकता नहीं। हमको एकता कैसे लानी है कि हम भारत देश के निवासी हैं। ठीक, हम भारत देश के निवासी हैं, हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं इसलिए हमारे अंदर एकता आनी चाहिए। हम भारत के नागरिक हैं इसलिए हमको जो है एक होना चाहिए और ऐसे कार्य करने चाहिए कि जिससे कि भारत देश का कल्याण हो सके। इसमें इस प्रकार की भावात्मक एकता जब लेकर आएंगे, भाव की एकता जो है, आपका जो मन मिलेगा, जो आपका मन होगा तब जाकर मिलेगा। इस तरीके से देश के नाम पर एक होगा, क्षेत्र के नाम पर एक नहीं होगा, तो भावात्मक एकता मानी जाएगी। सही अर्थों में ये भावात्मक एकता मानी जाएगी। और तो शिक्षा यही सिखाती है कि भावात्मक एकता किस प्रकार की होनी चाहिए। देश के हित में, आपके हित में, समाज के हित में, मनुष्यता के हित में, मानवता के हित में इस प्रकार की भावात्मक एकता होगी तो सही रहेगा। तो ये सारी चीजें कौन सिखाता है? शिक्षा सिखाती है। उसका उद्देश्य है कि मनुष्य जो है, व्यक्ति जो है, नागरिक जो मेरे देश का जो नागरिक है, उसके अंदर जो भावात्मक एकता है वो क्षेत्रवाद को लेकर, भाषा को या वर्ग को लेकर या जाति पाति को लेकर ना आए। उसका जो भावात्मक एकता हो वो देश को लेकर आए, देश की प्रगति को लेकर आए, मानवता को लेकर आए। ठीक है, तो ये छठा हो गया आपका। फिर 7वां और अंतिम जो है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास मतलब अभी तो हमने देखा कि देश के अंदर जो राज्य हैं, वर्ग हैं, जो भी जात पात है, इनके अंदर एकता की भावना जो है पैदा की जा रही थी। अब जो है यहाँ पे विश्व के जो विभिन्न देश हैं उनके साथ जो है घुल मिल जाए, एक परिवार की तरह जो है हो जाए मामला, कि कोई एक दूसरे से घृणा भाव न रखे, एक दूसरे को मान सम्मान दे और अच्छा सोचे उनके लिए। क्योंकि आज यदि यूक्रेन और रसिया में युद्ध हो रहा है तो उसका जो प्रभाव है वो भारत पर भी पड़ रहा है, पूरे विश्व जगत में पड़ रहा है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, वैश्वीकरण हो चुका है, एक दूसरे के ऊपर पूरा विश्व जो है, पूरे विश्व के देश जो हैं वो निर्भर हो चुके हैं, चाहे आर्थिक गतिविधियों से, चाहे सांस्कृतिक गतिविधियों से, चाहे शैक्षिक गतिविधियों से, और कभी कभी युद्ध की वजह से।
जो कि नहीं होना चाहिए। युद्ध केवल विनाश लेकर आता है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है भारतीयों की, उसको विकसित करने के लिए भारतीय शिक्षा का उद्देश्य है कि उसको विकसित किया जाए भारतीय लोगों में, कि वो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को समझें, जाने, उनका विकास हो। वो समझें कि प्रत्येक देश एक दूसरे का सहायक हो सकता है उनके विकास में, पूरे विश्व कल्याण में। इसीलिए तो देख रहे हैं विश्व शांति दिवस हो रहा है, इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जा रहा है भारत की तरफ से, पहले इंटरनेशनल योगा डे। इससे क्या हो रहा है, हमारा सांस्कृतिक विकास तो हो ही रहा है, साथ में हमारी संस्कृति जो है विदेशों में पहुंच रही है। तो इस प्रकार से भी पूरे विश्व में एकता का भाव पैदा होगा। क्यों पैदा होगा? क्योंकि योगा को जब लोग करेंगे, योगा को लोग जब करेंगे, हर देश के लोग, तो वो ये कहेंगे ना कि मैं योगा कर रहा हूँ, जो कि भारत से जो है संबंधित है। तो भारतीय लोग भी कहेंगे कि हाँ ये हमारे देश से संबंधित है, आप कर रहे हैं, आप ये प्राणायाम कर रहे हैं, आप कपालभाति कर रहे हैं। तो एक प्रकार से भावात्मक एकता आती है, वहां पर भावनाएं जुड़ जाती हैं। विश्व शांति दिवस इसलिए मनाया जाता है कि विश्व में शांति स्थापित हुई। यूएनओ का एक प्रोग्राम है ये भी। तो बहुत कुछ मैंने बताया आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर में। अब यहाँ पे एक पॉइंट है नेहरू जी का, ये क्या कह रहे हैं ये थोड़ा सा समझते हैं, सुनते हैं। पृथकता का अर्थ है पिछड़े रहना और पतन। संसार बदल गया है और पुरानी रुकावटें समाप्त होती जा रही हैं। जीवन अधिक अंतर्राष्ट्रीय होता जा रहा है। हमें इस भावी अंतर्राष्ट्रीयता में अपना पार्ट अदा करना है। ये नेहरू जी कह रहे हैं, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया कि सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आज वैश्वीकरण के कारण। और छोटी सी भी घटना कहीं किसी देश में होती है तो आम नागरिक, भारत का भी नागरिक जो है प्रभावित होता है। तो अगले वीडियो में मैं किसी अन्य जानकारी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे अलविदा करें, विदा करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।